हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्प्रिंग फोर्स के विषय में पढ़ेंगे। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग को आपने देखा है, स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा है, और स्प्रिंग बैलेंस में स्प्रिंग में जो स्प्रिंग को खींचने पर या कंप्रेस करने पर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है, उसको आपने फील किया होगा। जैसे सपोज कीजिए कि एक स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा आप अपने एलपीजी गैस सिलेंडर को उठाते हैं तो आप महसूस करते होंगे कि ये उसमें इलोंगेशन होने लगता है, उसमें कुछ इलोंगेशन होता है। ठीक है, उससे हम वेट लेते हैं एलपीजी गैस का या एलपीजी गैस सिलेंडर का। तो जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो आप महसूस कीजिए, अगर थोड़ा स्प्रिंग को खींचते हैं तो छोटा फोर्स लगता है, लेकिन जैसे जैसे इलोंगेशन को बढ़ाते हैं आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ता है, आपको बड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। कहने का मतलब है कि इलोंगेशन के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे इलोंगेशन बढ़ता है वैसे वैसे आपको लार्जर फोर्स लगाना पड़ता है फर्दर इलोंगेशन के लिए। ठीक उसी प्रकार यदि आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या पहले से वह स्प्रिंग इनिशियल स्टेट में है, उसको आपने कंप्रेस किया मतलब कि उसको दबाया, छोटा किया। तो दबाया, जब आप दबाते हैं तब भी आप पर एक फोर्स लगता है। यह फोर्स हमेशा आपके द्वारा लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। या यदि हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की कल्पना करें, यह देखिए एक स्प्रिंग है और यह उससे ब्लॉक जुड़ा हुआ है। हम ब्लॉक का कुछ भी मास ले सकते हैं, मान लीजिए कि मास m ही ले रहे हैं, आगे जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत मास m की नहीं है। तो यदि हम स्प्रिंग को रखे हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है और रिजिड सपोर्ट से स्प्रिंग का एक पार्ट रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है, दूसरा एंड जो है वह स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग का ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए कि यदि इसको हम खींचते हैं, पहले से यह नेचुरल स्टेट में है। नेचुरल स्टेट का मतलब हुआ कि इस पर अभी स्प्रिंग पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, स्प्रिंग नाइदर स्ट्रेस्ड है नॉर कंप्रेस्ड है। The spring is neither stressed nor compressed in this state. यह स्टेट यह एक तरह का इक्विलिब्रियम स्टेट है या नेचुरल स्टेट है। अब जरा सोचिए कि स्प्रिंग को हमने खींचना शुरू किया और इसमें इलोंगेशन x हो गया, इतना दूर ज्यादा खींच दिया। अब इतना जब हम खींच देंगे तो आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट तो इधर हुआ है, लेकिन स्प्रिंग के द्वारा फोर्स जो लग रहा है वह इस डायरेक्शन में लग रहा है। यानी डिस्प्लेसमेंट के जो डिस्प्लेस किए हैं, डिस्प्लेसमेंट के विपरीत दिशा में एक फोर्स लग रहा है। यह फोर्स स्प्रिंग फोर्स कहलाता है। इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। रिस्टोरिंग इसलिए कहते हैं कि वह पहले से अपने पुराने इनिशियल स्टेट की ओर जाना चाह रहा है। फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है कि वह अपने जहां से आया है उस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, रिस्टोर होना चाह रहा है, इसलिए इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। तो ये स्प्रिंग फोर्स, मान लीजिए कि यह स्प्रिंग फोर्स Fs है, या Fs मान लीजिए स्प्रिंग फोर्स है। तो Fs जो होता है यह प्रोपोर्शनल होता है x के मैग्नीट्यूड के। x के मैग्नीट्यूड के यह प्रोपोर्शनल है, या Fs बराबर हम कहते हैं तो यह माइनस के x के बराबर होता है, वेयर k इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। कहने का मतलब है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस साइन क्या बताता है
कि यदि x का वैल्यू पॉजिटिव है तो fs का वैल्यू निगेटिव है, और यदि हम इसको कंप्रेस किए होते, सपोज कीजिए कि यह स्प्रिंग पहले से यहां था, अब हम कंप्रेस करके इस स्थिति में ला दिए, कंप्रेस करके इस स्थिति में हम ला दिए, यानी यह इधर अगर हमने डिस्प्लेसमेंट किया, यानी x अगर निगेटिव हुआ, ऐसी स्थिति में स्प्रिंग पर जो फोर्स लग रहा है यह इस डायरेक्शन में लग रहा है। कहने का मतलब यदि x पॉजिटिव है तो स्प्रिंग फोर्स निगेटिव है, और यदि x निगेटिव है तो स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव है, इसीलिए हमने माइनस साइन दिया है। यहाँ x का वैल्यू डालिए, अगर x का वैल्यू आप पॉजिटिव डाल रहे हैं तो यह प्लस और यह माइनस मिलकर fs का वैल्यू माइनस में है, और यदि x का वैल्यू माइनस में डालिएगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी फोर्स, स्प्रिंग फोर्स प्लस हो जाएगा। सो हम लिख दे रहे हैं कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इफ x is positive, spring force Fs is negative and vice versa। यानी Fs यदि x पॉजिटिव है तो Fs नेगेटिव, यदि x नेगेटिव है तो Fs पॉजिटिव। समझ गए होंगे आप? ये कहलाता है स्प्रिंग फोर्स। यदि हम K का वैल्यू लिखें तो K का मैग्नीट्यूड K बराबर होगा Fs स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाय x। हम माइनस साइन का हमको यहां जरूरत नहीं है, माइनस साइन केवल यह बताने के लिए है कि x यदि पॉजिटिव होगा तो स्प्रिंग फोर्स निगेटिव होगा, यदि x निगेटिव होगा तो स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव होगा। केवल यही बताने के लिए निगेटिव साइन का उपयोग है। तो K बराबर होगा, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर होगा Fs बाई x। Fs का यूनिट हुआ यूनिट, ऐसा यूनिट होगा, Fs के न्यूटन या फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर, सो दिस इज न्यूटन पर मीटर, यह इसका यूनिट है। अगर स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होगा तो स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ होगा, यानी यह स्टिफनेस बताता है स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ा होगा तो स्प्रिंग स्टिफ होगा, हार्ड होगा खींचने में या कंप्रेस करने में। यदि स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा तो वह खींचने में आसान होगा, यानी वह जल्दी खींच सकेंगे, कम फोर्स लगाकर उसको खींच सकेंगे। तो इसलिए आप देखते होंगे कि जो स्प्रिंग बैलेंस बनता है वह अलग अलग वेट के लिए बनता है, उसका कुछ लिमिट होता है, यह कितने वेट तक को ठीक से तौल सकता है। अगर हम बहुत हार्ड स्प्रिंग का यूज करेंगे, जिसका स्टिफनेस मान लीजिए कि 1000 न्यूटन पर मीटर हो या 500 न्यूटन पर मीटर हो, ऐसे स्थिति में उससे अगर आप 1 kg का कोई बॉडी तोलना चाहिएगा तो उसका स्प्रिंग में इलोंगेशन ही नहीं होगा। और यदि आप बहुत छोटा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर है, उससे यदि भरा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर को आप तौलिएगा तब वह स्प्रिंग हमेशा के लिए अपनी इलास्टिसिटी खो देगा, वह प्लास्टिक की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा, वह डिफॉर्म हो जाएगा, हमेशा के लिए परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें हो जाएगा। तो सब जो स्टिफनेस को बताता है यह स्प्रिंग कांस्टेंट, कौन स्प्रिंग कितना ज्यादा स्टिफ है। एक पर्टिकुलर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए K का वैल्यू कांस्टेंट है, इस बात को आप ध्यान देंगे। पहले हम इस पर एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ स्प्रिंग की बात करेंगे। अभी देखिए इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम कह रहा है ए ब्लॉक ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। एक सीलिंग है, यह सीलिंग है, हार्ड, यह सीलिंग है, छत है, सीलिंग का मतलब हुआ छत। तो छत से एक ब्लॉक लटक रहा है मासलेस स्प्रिंग के माध्यम से।
यह एक मासलेस स्प्रिंग है। मासलेस स्प्रिंग का, यह मासलेस स्प्रिंग है। इस मासलेस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, के का वैल्यू दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर, और इससे हमको लटक रहा है 2 केजी का एक ब्लॉक। 2 केजी का ब्लॉक लटक रहा है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा। अब जरा सोचिए, अगर 2 केजी का लटक रहा होगा तो यह खिंचा जाएगा नीचे की ओर और यह यहां आ जाएगा, यह स्प्रिंग में इलोंगेशन आ जाएगा। ओके, अब इसका यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यह बनेगा, यह 2 केजी का है, यह 2g फोर्स नीचे लगेगा और स्प्रिंग इसको ऊपर की ओर खींचना चाहेगा। कितने फोर्स से, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, मान लीजिए x इलोंगेशन हुआ तो F फोर्स, F यहां है kx के बराबर, यानी kx फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, तो kx फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, 2g नीचे की ओर लग रहा है और एक्सीलरेशन 0 है। अगर एक्सीलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 होगा। फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इफ एक्सीलरेशन इज 0 देन फोर्स मस्ट बी 0, और फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब है कि kx अगर ऊपर की ओर लग रहा है, 2g अगर लग रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे, kx minus 2g is equal to 0. Net force is, so if x be the elongation, then kx ऊपर की ओर लग रहा है, माइनस 2g नीचे की ओर लग रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन 0 है, सो यह 0। सो kx इज इक्वल टू 2g, इसलिए x इज इक्वल टू 2g बाई k। दिस इज 2g का वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया जाए तो यह हो गया x, और k का वैल्यू दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर, तो यह क्या हो गया 0.2 मीटर। यह 0.2 मीटर हुआ, अर्थात 20 सेंटीमीटर हुआ। दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। अब जरा सोचिए कि अगर इस पर 1 केजी का ब्लॉक और डाल दिया जाए, लिख रहा है कि फिर अनदर 1 केजी इज एडेड टू द ब्लॉक, व्हाट वुड बी द फर्दर इलोंगेशन। सपोज कीजिए कि फर्दर इलोंगेशन x डैश्ड हो गया, तो अदर पार्ट लिखेंगे। नाउ फॉर अदर पार्ट, k तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, x पहले से इलोंगेशन था, अब इलोंगेशन मान लीजिए कि x डैश्ड हो गया, तो k x प्लस x डैश्ड विल बी माइनस 2g प्लस 1g बराबर 0, यानी 3g। सो k का वैल्यू है 100 और पहले से x का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 प्लस x डैश का वैल्यू निकालना है, बराबर है 3 इंटू जी, दिस इज 10। और इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 0.2, तो यह क्या हो जाएगा 20 प्लस 100 x डैश्ड इज इक्वल टू 30। इसलिए 100 x डैश्ड इज इक्वल टू 30 माइनस 20, दिस इज 10। सो x डैश्ड इज इक्वल टू 10 बाई 100, दिस इज 0.1, एंड सो दिस इज 10 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से यह आसान क्वेश्चन है, आपने देखा। अब हम बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग
और फिर देखेंगे उस पर भी प्रॉब्लम। जैसे हम रेसिस्टेंसेस को जोड़ते हैं सीरीज में और पैरेलल में, ठीक उसी प्रकार स्प्रिंग को भी जोड़ सकते हैं सीरीज में और पैरेलल में। एक और होता है कि यदि दो स्प्रिंग के बीच में ब्लॉक जुड़ा हुआ हो तब क्या होगा, वह भी देखेंगे। हम दो स्प्रिंग को जोड़ेंगे सीरीज में, दो स्प्रिंग को जोड़ेंगे पैरेलल में, और दोनों ही स्थिति में क्या इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, उस इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग इन सीरीज। पहले सीरीज में जोड़ रहे हैं। सपोज कीजिए कि यह एक स्मूथ सरफेस है और इस स्मूथ सरफेस पर दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग यह हुआ, एक स्प्रिंग यह हुआ, और यह ब्लॉक है। सपोज कीजिए कि एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। K1 और K2 इनका स्प्रिंग कांस्टेंट्स है। अब हम यदि इनिशियली यह नाइदर स्ट्रेस्ड है नॉर यह कंप्रेस्ड है, या इक्विलिब्रियम में है, या नेचुरल स्टेट नेचुरल लेंथ पर है, इसका लेंथ नेचुरल है। अब हम देखें कि यदि हम इसको खींचकर यहां तक ले आए, तो जब खींचेंगे इसको x डिस्टेंस तक के लिए, तो इसमें भी इलोंगेशन होगा और इसमें भी इलोंगेशन होगा, दोनों में इलोंगेशन होगा। तो इसमें इलोंगेशन सपोज कीजिए कि x1 होगा और इसमें इलोंगेशन x2 होगा, दोनों में इलोंगेशन अलग अलग होगा, लेकिन फोर्स जो लगेगा, इस पर फोर्स और इस पर फोर्स, दोनों पर फोर्स सेम लगेगा। क्यों फोर्स सेम लगेगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे से जब जुड़ा हुआ है तो टू एवरी एक्शन देयर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यह इस पर जितना फोर्स लगाएगा यह भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा। यदि हम इसको खींचकर यहां तक लाए, ए से बी तक लाए, तब ए से बी तक लाने में जो फोर्स लग रहा होगा, इस पर फोर्स इसके द्वारा लग रहा होगा और इस पर फोर्स इसके द्वारा लग रहा होगा, और दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का समान होगा। अब हम देखें कि टोटल इलोंगेशन अगर इस ब्लॉक में x हुआ, तो यह निश्चित रूप से x1 प्लस x2 के बराबर होना चाहिए। यदि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू, इफ K be the equivalent spring constant, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि दो स्प्रिंग के बदले में हम एक ही ऐसे स्प्रिंग की कल्पना करें जो दो के सीरीज में जोड़ने के बराबर काम करता हो। तो हम कहेंगे कि x बराबर क्या होगा, आप जानते हैं कि f बराबर kx, तो x बराबर f बाई के लिखेंगे, तो f बाई के, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है f, तो f फोर्स से खींच रहे हैं, तो यह भी इसको f फोर्स से खींच रहा होगा, यह इसको f फोर्स से ही खींच रहा होगा। और ध्यान रखें कि ये सभी स्प्रिंग, इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं, यह स्प्रिंग जहां भी यूज कर रहे होंगे, लाइट स्प्रिंग की बात कर रहे होंगे। लाइट स्प्रिंग माने मासलेस स्प्रिंग। यह जो हम रिलेशन लिख रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं, यहां हमेशा हम ध्यान में रख रहे हैं कि स्प्रिंग इज लाइट। तो F बाई के इज इक्वल टू होगा F बाई K1 प्लस F बाई K2। अब F सब में है समान रूप से, अब F कॉमन लेकर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हो जाएगा 1 बाई के इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। जैसे पैरेलल में हम रेजिस्टर को जोड़ते हैं, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 लिखते हैं, उसी तरह से अगर स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ते हैं तो वैसा ही वैल्यू आता है। और एलसीएम लेकर अगर उलट देंगे तो लिखेंगे K बराबर है
K1 K2 बाई K1 प्लस K2 यह हो गया। अब हम पैरेलल में देखेंगे कि पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे। देखें पैरेलल में जोड़ना, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स इन पैरेलल। इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं, ये स्मूथ सरफेस है, एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है और एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। अब यदि इसको हम खींचकर यहां तक ले आवें और x डिस्टेंस तक के लिए इलोंगेट कर दें, तब क्या होगा, दोनों पर समान फोर्स लगेगा कि दोनों पर अलग अलग फोर्स लगेगा। इतना तो स्पष्ट है कि इसको यदि खींचकर यहां तक लाते हैं तो इसमें भी इलोंगेशन होगा, इसमें भी इलोंगेशन होगा और दोनों में बराबर इलोंगेशन होगा क्योंकि दोनों साथ साथ चलेगा। लेकिन फोर्स दोनों पर डिफरेंट लगेगा। यदि इस पर फोर्स लग रहा होगा F1 तो इस पर हम मानेंगे कि फोर्स है F2। दोनों पर फोर्स अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग होगा। हो सकता है कि एक सॉफ्ट स्प्रिंग हो, एक हार्ड स्प्रिंग हो, तो सॉफ्ट स्प्रिंग को खींचने में कम ही फोर्स लगेगा और हार्ड स्प्रिंग को खींचने में बड़ा फोर्स लगेगा। समान दूरी तक खींचना है, समान दूरी तक खींचने में एक को खींचने में ज्यादा ताकत लगेगा, दूसरे को खींचने में कम ताकत लग सकता है। इसलिए दोनों पर फोर्स अलग अलग है। कुल फोर्स हम लगा रहे हैं, सपोज कीजिए कि F, तो F बराबर क्या होगा, F1 प्लस F2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ F इज इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2। यदि K बी द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट तो F के जगह पर हम लिखेंगे Kx और F1 के जगह पर लिखेंगे K1x, क्योंकि सब इलोंगेशन इसमें जितना होगा उतना ही इसमें होगा, उतना ही यह डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यह भी K1x होगा, यह भी K2x होगा। यदि x कॉमन ले लें तो कट जाएगा दोनों ओर, सो हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 और इस तरह से यह कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ओके, अब देखिए तीसरी स्थिति हो सकती है कि दो स्प्रिंग के बीच में एक ब्लॉक हो। दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2 है, स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है और यह दोनों के बीच में है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अब जरा सोचिए कि अगर m मास को, इस ब्लॉक को अगर इधर खींचेंगे तो यह इलोंगेट होगा, लेकिन यह